दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। सब लोग अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। आज हम एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम चर्चा करेंगे महिलाएं गुलाम क्यों हैं सदियों से, और ये जो गुलामी है इसकी जंजीरें कैसे तोड़ सकती है महिलाएं। इस खास टॉपिक पर आज चर्चा होगी। तो चलो आज अभी शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो पहला जो मेन कारण है महिलाओं की गुलामी का वो है ऐतिहासिक कारण। ऐतिहासिक कारण में क्या है कि पहले जब मोहनजोदड़ो की सभ्यता थी, सिंधु घाटी की सभ्यता थी, और आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता थी, चीन की सभ्यता थी, हमने देखा है इन सभी सभ्यताओं में जो प्रमाण मिले हैं उनमें महिलाओं और पुरुष दोनों बराबर थे। इतना ही अधिकार और सम्मान पुरुषों का था जितना महिलाओं का था। दोनों में कोई भी छोटा बड़ा नहीं था। लेकिन फिर गड़बड़ कहाँ से हुई, प्रॉब्लम कहाँ से उत्पन्न हुई, महिला गुलाम कैसे बन गई। महिला गुलाम बनी है जब संपत्ति अर्जित और संपत्ति रखने का अधिकार की शुरुआत हुई। और ये शुरुआत कहाँ से हुई? कृषि की शुरुआत से हुई। कृषि की शुरुआत के दिनों में सभी लोग कबीलों में रहते थे, और कबीलों में जो बच्चा पैदा होता था उसकी माता को तो पता होता था लेकिन पिता का पता नहीं होता था। अब पिता का पता नहीं होता था तो बच्चे के पालन पोषण की पूरी जिम्मेदारी पूरे कबीले की होती थी। पूरा कबीला ही उसका पालन पोषण बच्चे का करता था। लेकिन जैसे जैसे कृषि का विकास हुआ और कृषि से उत्पादन हुआ, फिर संपत्ति बनने लगी, फिर संपत्ति अर्जित होने लगी, लोगों के पास संपत्ति इकट्ठे होने लगी, तब लोगों के पास ये समस्या उत्पन्न हुई कि भाई मरने के बाद जब हम मरेंगे तो हमारी संपत्ति का क्या होगा। तो फिर यहीं से शुरुआत हुई है शादी की, और शादी की शुरुआत हुई यहीं से गुलामी की शुरुआत हो गई महिलाओं की। तब ऐसा हुआ कि भाई एक पुरुष एक महिला से शादी करेगा, और जो बच्चे पैदा होंगे उन बच्चों को वो संपत्ति जो अर्जित की गई है, जो संपत्ति आई है, वो बच्चों को चली जाएगी। वो संपत्ति मरने के बाद हमारी संपत्ति बच्चे को चली जाएगी, तो निश्चित हो जाएगा कि हमारी संपत्ति का क्या होगा। तो यहाँ से विवाह की शुरुआत हो गई, और विवाह की शुरुआत होने से माँ की जो कोख है, महिलाओं की जो कोख है, उसकी वैल्यू बढ़ गई। वैल्यू इसलिए बढ़ गई कि लोग बाग सोचने लगे कि भाई जो हमारी संपत्ति है वो बच्चों को जाया करेगी, तो हम बच्चे पैदा करेंगे, और बच्चे पैदा करने के लिए शादी करेंगे। शादी से ये निश्चित हो जाएगा कि ये बच्चा है किसका, फिर आसानी से यह संपत्ति ट्रांसफर हो जाएगी। तो यहाँ से शादी की शुरुआत हो गई। इस तरह शादी की शुरुआत हुई तो फिर जनसंख्या बढ़ने लगी क्योंकि बच्चे बढ़ने लगे। शुरुआत में ये शादी बड़े घरानों में, राजा महाराजों में, जहाँ बड़ी संपत्तियां होती थी, उनको ट्रांसफर करने का मामला होता था संपत्ति को। तो वहाँ ये शादी की शुरुआत हुई कि भाई संपत्ति किसको दी जाएगी आने वाले समय में, कि उसके लिए एक पर्टिकुलर पता होना चाहिए, भैया हमें मेरा बेटा है, बेटी है, इसको संपत्ति ट्रांसफर होगी। लेकिन बेटा बेटी का निर्धारण कैसे होगा? माँ बाप से। अब माँ बाप दोनों का पता हो तो फिर शादी होनी जरूरी है। तो यहाँ से ये कंसेप्ट शादी का शुरुआत हो गई, और यहीं से ही महिलाओं की गुलामी की शुरुआत हो गई। क्यों? क्योंकि जो संपत्ति का सर्जन था वो पुरुष करता था, क्योंकि पुरुष बलशाली था शारीरिक रूप से, अभी भी है। तो संपत्ति का वो सर्जन करता था, बाहर जाता था और चीजें इकट्ठी करता था और घर में लाता था। तो वहाँ और महिला, वो जो संपत्ति इकट्ठी हुई तो उस पर पुरुष का अधिकार होता चला गया, और महिला दो एम दर्जे की होती चली गई। उस पे संपत्ति से अधिकार के लेके परिवार का मुखिया कौन बनेगा, सब चीजें जो है पुरुषों के हाथ में आती। पुरुषों ने अपने हाथों में ले ली, और महिलाएं जो है वहां से दो एम दर्जे की सदस्य बन गई, और उसका जो सब कुछ सिमट के एक
छोटे परिवार, एक परिवार के अंदर रह के वो काम करेगी, चूल्हा चौका, बच्चों की देखभाल, खाना पीना बनाएगी, बस यहीं तक उसके दुनिया सिमट गई। और यहीं से गुलामी की शुरुआत हो गई, और जो सारे अधिकार है वो पुरुषों के पास आ गए। यहाँ से शुरुआत हुई पितृसत्ता की। पितृसत्ता का मतलब पिट्रियार्की। पितृसत्ता का मतलब होता है कि सारे जितने भी अधिकार है वो पुरुषों के पास है, महिलाओं को कोई भी अधिकार नहीं है, कुछ सीमित मात्राओं में अधिकार है। तो ये पितृसत्ता और शादी, शादी से पितृसत्ता की शुरुआत हुई, और यहाँ से पितृसत्ता से महिलाओं की गुलामों की शुरुआत हो गई। तो इस तरह ऐतिहासिक कारण देखो तो यहाँ से महिलाओं की गुलामी शुरू हो जाती है। फिर धार्मिक और सांस्कृतिक कारण भी है इसके। धार्मिक कारणों में है कि भाई जितने भी धर्म हैं दुनिया के, सभी में महिलाओं को दोयम दर्जे का और उनको गुलाम बनाने की चीजें लिखी गई है उनके धार्मिक ग्रंथों में। तो इससे साफ स्पष्ट हो जाता है कि जितने भी धार्मिक और सांस्कृतिक धार्मिक लोग हैं, सांस्कृतिक बचाव करने वाले, धर्म का ढिंढोरा पीटने वाले, संस्कृति का ढिंढोरा पीटने वाले लोग हैं, इन्हीं की वजह से ये धार्मिक ग्रंथ पुरुषों की मानसिकता के द्वारा लिखे गए हैं, और इन धार्मिक ग्रंथों में ही महिलाओं को गुलाम बनाने की बातें हमको देखने को मिलती है। सभी धर्मों की बात है, किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे कुछ उदाहरण ले लेते हैं, जैसे इस्लाम में कोर्ट के अंदर 2 महिलाओं की गवाही एक पुरुष के बराबर है। फिर उसको पर्दे में रहना पड़ता है, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, कितनी भी गर्मी लग रही हो, ठंड लग रही हो, उसको पर्याप्त ऑक्सीजन ना मिल रही हो, उठने बैठने में समस्या हो रही है, घूमने फिरने में, खेलने कूदने में, पढ़ने में, अगर उसको समस्या हो रही है तो भी उसको पर्दा करना पड़ेगा। पर्दा है, इसके अलावा उनको संपत्ति का अधिकार का मामला है, वो नहीं मिला, ट्रिपल तलाक है, उसमें भी वो उलझी हुई है, हलाला जैसी बुराइयां जो है उस धर्म में महिलाओं के खिलाफ हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे उनको जन्नत और जहन्नम, जन्नत में जाएंगे जो धर्म का अल्टीमेट उद्देश्य है, वो जन्नत में भी महिलाओं को कुछ खास मिलेगा नहीं, पुरुषों के लिए सब सुख सुविधाएं हैं वहाँ पे। बात कर लो सनातन हिंदू धर्म की, हिंदू धर्म में बहुत सारी मनुस्मृति एक ऐसी किताब है जिसमें महिलाओं के लिए बहुत सारी गलत बातें लिखी गई है। चाहो तो मैं रेफरेंस के साथ आपको बता सकता हूँ, लेकिन मोटे तौर पर बता रहा हूँ कि इसमें बातें ऐसी लिखी गई, मैंने पढ़ी है। और इसमें लोग बाग के सनातन धर्म वाले दुनिया भर की चापलूसी करते हैं कि भाई ये मनुस्मृति जो आज के समय में वो अलग है, पुरानी हमारी अलग थी, और ये किसी और ने लिखी है, उसने लिखी है। ऐसा कुछ नहीं है, किसने तुम्हारे धर्म में तो बदलाव कर दिया? कौन कर सकता है? कौन है ऐसा जो कर सकता है? तो वो पुरानी धर्म का जो मनुस्मृति उसमें भी लिखा गया था, हालांकि बाद में जो बुराइयां थी वो शायद उसमें तुमने हटा दी होगी, वो अलग बात है, लेकिन ये चीजें हैं आपके धर्म ग्रंथों में। तुलसी दास की जो रामायण है उसमें साफ साफ लिखा गया है कि ढोल कवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। यहाँ पे महिलाओं को पीटने मारने की बात हो रही है, डराने धमकाने की बात हो रही है। फिर इस पर भी लोग तर्क, उल्टे सीधे तर्क देने लगते हैं, लॉजिक, उस इसको जो है बचाव में आ जाते हैं इसके। कहने लगते हैं कि भाई जो है ना, ये ताड़ने का मतलब तो होता है देखना होता है। ढोल को क्या देखा है? क्या उद्देश्य है ढोल को देखने का तुम्हारा? कोई उद्देश्य नहीं है। ताड़ने के फिर कई अलग अलग निकाल के ले आएंगे, लेकिन असली उद्देश्य यही था। शूद्र को क्यों ताड़ने के लिए कहा जाएगा? क्योंकि शूद्र जो है सबसे नीचे श्रेणी में आता है इनकी व्यवस्था में, और महिलाएं भी इनकी श्रेणी में नीचे श्रेणी में आती है। तो महिलाओं को इस तरह से इन्होंने गुलाम बनाया, संपत्ति का कोई अधिकार नहीं था। सती प्रथा जैसी व्यवस्था इनके धार्मिक और संस्कृति का पार्ट था, उसमें एक महिला को पति के साथ जलना होता था। बहु विवाह प्रथा पे इन्होंने रोक लगाने की कोशिश की, उसका विरोध किया गया, और जब महिलाओं को अधिकार देने की बात जिसने भी उठाई है उन्होंने हमेशा इसका विरोध किया है। आज भी यही हो रहा है। डॉक्टर अंबेडकर हो गए, ज्योतिराव फूले हो गए, राजा मोहन राव हो गए, बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने समाज सुधारक है, जिन्होंने महिलाओं की अधिकारों की और पितृसत्ता पे गहरी चोट की है। उन्होंने, इन धार्मिक लोगों ने उनका हमेशा विरोध किया है। संसद में जो है ना, हिंदू कोड बिल बाबा साहब लेके आए थे, तो इन धार्मिक लोगों ने बहुत सारा विरोध किया था कि भाई नहीं, ये नहीं होना चाहिए, हमारे धर्म में हस्तक्षेप करने वाले कौन होते हैं। फिर भी बाबा साहब अड़िग रहे,
और जब ये संसद में पास नहीं करा पाए जवाहरलाल नेहरू और इनकी कैबिनेट, तो बाबा साहब ने इस्तीफा दिया था। तो धार्मिक कारण भी है इसमें, महिलाओं कोई पैगंबर नहीं है, मौलवी नहीं है, पादरी नहीं है, मंदिरों में कोई बड़े मठ में कोई या बड़े इसके शंकराचार्य कोई महिला नहीं है, कोई शूद्र नहीं है, कोई दलित नहीं है। तो इस तरह से महिलाओं को यहाँ पे धार्मिक रूप से भी, धर्म के द्वारा भी उनको गुलाम बनाने की कोशिश की गई है। और आज भी जो महिलाएं हैं उसी ऐसे धर्माचार्य और बाबा लोगों का साथ देती है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है, वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही है और अपना ही खुद का विरोध कर रही है और उसी जाल में फंसी हुई गुलाम बनी हुई बैठी है बस। तीसरा कारण है आर्थिक कारण, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी। क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज है हमारे हमारे देश में, तो सारे अधिकार और संपत्ति का अधिकार सारे पुरुषों के पास था पहले से। वोट देने का अधिकार हो गया, संपत्ति का अधिकार हो गया, बोलने का अधिकार तक भी, और राजनीति में राजा बनने का भी अधिकार। ये सारे अधिकार जो है शुरुआत में पुरुषों के कब्जे में थी, उसी वजह से। और आर्थिक रूप से संपत्ति तो कुछ है ही नहीं, तो महिलाएं क्या है, हर मामले में पुरुषों की तरफ हाथ लगाए भिखारी की तरह खड़ी हुई है। उन्हें अपने पिता से चाहिए, बेटे से चाहिए, पति से चाहिए, उनके पास खुद का कुछ भी नहीं है क्योंकि उनका अधिकार ही नहीं है। तो जब वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं है, दूसरों पर निर्भर है, फाइनेंशियल रूप से दूसरे पे गुलाम है, एक तरह से भिखारी के रूप में, तो फिर अपना खुद का निर्णय कैसे ले सकती है? और वो आजाद कैसे हो सकती? फिर वो तो कुछ नहीं कर सकती। दूसरे लोग जो उसकी सहायता कर रहे हैं इस नाम पे कि चलो हम तुम्हारे गार्जियंस हैं, हम तुम्हारी सहायता कर रहे हैं, तुम्हें हर चीज उपलब्ध कराएंगे, और वो फिर इस उपलब्ध कराने के पीछे उनका बड़ा जाल है, वो तुम्हें गुलाम बनाएंगे पीछे से। फिर वो अपने निर्णय तुम पे थोपेंगे, कहाँ बैठना है, किससे बात करनी है, कितनी तेज आवाज में बात करनी है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किससे शादी करनी है, क्या करना है, वो सब तुम्हारी जिंदगी के सारे निर्णय वो खुद तय कर लेंगे फिर। तो इससे बड़ी गुलामी फिर कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए, और ना ही हो सकती है। तो असली गुलामी पितृसत्तात्मकता है, जिसकी वजह से सारी चीजें पुरुषों के हाथ में रही। बहुत महान पुरुषों ने इसमें इनको न्याय दिलाने की कोशिश की। महिलाएं आज भी नहीं समझ रही है कि हमें क्या करना है। आज भी वो ऐसे लोगों का ही साथ देती है जो उनको गुलाम बनाने की विचारधारा रखते हैं। तो एक कारण हुआ हमारा आर्थिक कारण। अब बात करते हैं उपाय की। अच्छा, इनको राजनीति में अधिकार नहीं है, अब उपाय क्या है कि भाई ये जंजीरें तोड़ी जाएं, गुलामी से कैसे आजाद हुआ जाए। तो इसमें जो सबसे गहरा और सबसे बड़ा उपाय है वह है आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट कैसे होगी महिलाएं? तो उसका सबसे पहला और मजबूत आधार है, स्टेप है शिक्षा, एजुकेशन। महिलाएं जब घर से बाहर निकलेगी, शिक्षा प्राप्त करेगी, शिक्षा से उनको ज्ञान मिलेगा दुनिया भर की जो देश विदेश में क्या क्या महिलाओं का अधिकार चल रहे हैं, कैसे कैसे कानून हैं, क्या क्या उनके साथ हुआ है। जब इस सब पूरा ज्ञान उनको आ जाएगा पढ़ने से, तो उनका दिमाग खुलेगा और शिक्षा से फिर उनको रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। ऐसे शिक्षा भी लेंगे वो जिससे जो है रोजगार मिले, और रोजगार मिलेंगे तो वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, और अपने पैरों पे खड़े होंगे तो फिर वो अपने स्वयं का निर्णय लेंगे। तो यहाँ से उनकी जो बेड़ियां है वो टूटनी शुरू हो जाएंगी। फिर आप केवल शुरुआत में आपके अपने परिवार वाले ही आपको गुलाम बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको उतना ज्ञान नहीं है, वो भी एक समाज का हिस्सा है। तो वो अपनी बंधी बंधी अवधारणा और रूढ़िवादी अवधारणा को तुम्हें बांधने की कोशिश करेंगे और तुम्हें खींचने की कोशिश करेंगे अपने इसमें चक्रव्यूह में, और तुम्हें बांध के रख देंगे और तुम्हारा जीवन बर्बाद कर देंगे। तो पहले तुम्हें सेपरेशन, थोड़ा परिवार से अलग होना पड़ेगा। अलग तरीके से रहोगे तो आप कुछ अपना खुद का कुछ कर सकते हो, वहां से शुरुआत होगी आपकी। नहीं तो वो आपको बुलाएंगे, अभी शादी क्यों नहीं की है, उससे क्यों बात करते हो, उससे नहीं बात करनी,
ये फलानी जाति का है, फलाने धर्म का है, इससे बात नहीं करनी है, हम तुम्हारी शादी कराएंगे, इस जाति में होगी, यहाँ होगी, ऐसा लड़का होगा। उसके बाद उनके अकॉर्डिंग तुम शादी कर लोगे। अब वहाँ तुम्हें दिन भर प्रताड़नाएं झेलनी पड़ेगी फिर। लाखों करोड़ों लोग भारत की महिलाएं झेल रही हैं ऐसे, जो माँ बाप की मर्जी से शादी कर लिए और आज झेल रही है इसको। दो डेली पति पीटता है, उधर सास जो है ताने देती है, मारती है, और ननद अलग बोलती है, ससुर अलग बोलता है, और जो रिश्तेदार है वो दो दूसरे और परेशान करते हैं। क्यों? एक गलत निर्णय से आप कुछ और कर सकते, लेकिन आपने उनका कहा माना और अब वहां फंस गए। फंस गए तो ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि आप मम्मी पापा की इज्जत की वजह से वहां निकल नहीं सकती, या आपने बच्चे पैदा कर लिए, अब बच्चों का मोह हो गया और उनमें फंस गए, वहां से निकलना और मुश्किल हो गया आपका। चाहे वो पति कितना भी खराब हो, डेली मार रहा हो, दारू पी रहा हो, झगड़ता हो, दारू भी ना पीता हो, टॉर्चर करने के बहुत सारे तरीके लोगों करते हैं, एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, तो वहां आप फंस जाएंगे और वहां से आप निकल नहीं पाएंगे। इनके निर्णय आपको फंसा देंगे या आपको गलत निर्णय दिलवा देंगे, अपने तरीके से कैरियर का चॉइस भी आप नहीं कर पाएंगे। आपको जरूरत है कि विदेश में पढ़ने की, कोई बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ने की, या आपके ऊपर सीधा छोटी सोच होने की वजह से आपको रोक देंगे। आपको बोलेंगे कि भाई जो है ये तो हमारी लड़की है, कहीं किसी से चक्कर ना चल जाए, बात ना हो जाए, ये ना हो जाए, अपनी इज्जत के लिए जो है तुम्हारे करियर में रुकावट पैदा कर देंगे। और खुद महिलाओं की सोच भी फिर ऐसी ही बन जाती है, वो भी सोचने लगती है कि यही सही बोल रहे हैं, हमें उनके अनुसार ही चलना चाहिए, और फिर अपना गुलामी को अपने आप ही स्वीकार कर लेती हैं महिलाएं। तो महिलाओं की गुलामी तोड़ने का एक बड़ा तरीका है, पहले ज्ञानवान बनो, शिक्षा प्राप्त करो, रोजगार प्राप्त करो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाओ, और फिर अपने निर्णय खुद लो। किससे तुम्हें शादी करनी है, किससे नहीं भी करनी है, क्या पता आपकी चॉइस शादी ना करने की हो सकता है आपको इस दुनिया में कुछ बड़ा कुछ करना हो, या अपने तरीके से जीना हो, जो भी है, तो वो तुम्हारा खुद का निर्णय होना चाहिए। ये बहुत पर्सनल निर्णय है शादी करने का, इसमें किसी का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, सिवाय तुम्हारा। तुम इतने स्वतंत्र हो कि तुम भी गलत करने के लिए भी और सही करने के लिए भी अपने ऊपर नियंत्रण भी तुम ही लगाओगे, और डिसीजन भी तुम ही लोगे, और कार्य भी तुम ही करोगे। कोई और तुम्हारे ऊपर नियंत्रण ना लगाए, स्वयं के ऊपर तुम नियंत्रण लगाओ, और अपना डिसीजन भी लो और आगे बढ़ो। तुमसे गलत भी होगा उसको सुधारो, सही करो और आगे बढ़ते रहो। तो ये चीज है। और महिला को दूसरी चीजें भी हैं जो गुलाम बनाए रखती है, जैसे समाज में उनके ऊपर इज्जत का ठप्पा लगा दिया गया है कि भाई तुम हमारी इज्जत, और उस इज्जत को ढोने के चक्कर में महिलाएं अपनी आजादी को खो रही है। और उनके दिमाग में बैठा गया तुम इज्जत हो। अरे कैसे इज्जत हो भाई? पुरुष क्यों नहीं हो सकता इज्जत? सिर्फ महिलाएं क्यों इज्जत बन सकती है समाज की? ऐसा क्या है? एक तुम्हारी सोच है बस, उस सोच ने गड़बड़ कर रखी है सारी। वो इज्जत के नाम पे उसकी बहुत सारी आज़ादी, उसके बहुत सारे जो आगे बढ़ने के रास्ते हैं वो रुक जाते हैं, और तुम्हारी इज्जत को ढोती रहती है, फिर उसके अंदर कुंठा बैठ जाती है फिर। तो तुमको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना है, और जो माता पिता है उनको भी समझदारी होनी चाहिए कि हमारे बेटे कैसे आज़ाद होंगे। जब एक मम्मी ये सारे दुख झेल चुकी होती है एक महिला परिवार में रह के, तो उसको खुद समझ होनी चाहिए कि हम हमारी जो बच्चे हैं, लड़कियां हैं, उनको हम कैसी शिक्षा दें, क्या क्या उनके लिए करें, कितनी आज़ादी उनको दें ताकि वो अपनी अच्छी लाइफ जी सके और उस गुलामी की जड़ों को खत्म कर सके। लेकिन बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो जबरदस्ती अपने ही बच्चों को गुलाम बना के रखती है, लड़कियों को, ज्यादातर ऐसी है। तो जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं होना चाहिए। लिंग के आधार पे जहाँ भेदभाव होगा वहां महिलाओं की गुलामी शुरू हो जाएगी कि भाई ये तो लड़का है, इसको पढ़ने दिया जाए, लड़की है, लड़की पढ़ के क्या करेगी, इसको तो ससुराल में ही जाना है, यही करना है, वो करना है, और तुम्हारी आज़ादी खत्म। फिर तुम एक ही वही जीवन रह जाएगा तुम्हारा चूल्हा चौके वाला, और उसी में तुम्हारी जिंदगी बीतेगी। अब तुम निर्णय करो तुम्हें क्या करना है।
मेरे पास बहुत सारे इंटरेक्शन होते हैं, लोगों से कॉल भी आती है, बहुत सारे गलत वजह से उनकी शादी करा दी गई है जबरदस्ती, बहुत लड़कों की या लड़कियों की, वो आज फंसे पड़े हैं, जिंदगी उनकी बेकार, क्योंकि शादी के बाद बहुत ज्यादा बर्डन बढ़ता जाता है, दिन पर दिन बच्चे हो जाएंगे, फिर और बढ़ जाएगा, अपनी लाइफ बिल्कुल 100% खत्म, ना आप खाने के ना पीने के, गुलाम हो जाओगे पूरे, और गुलाम हो जाओगे फिर वो पूरी तरीके से बर्बाद है, वो 50-60 साल लाइफ, एक लाइफ खत्म हो गई तुम्हारी, आप उसे रीगेन नहीं कर सकते हो, दोबारा लाइफ होती है नहीं होती है, कोई श्योरिटी नहीं है, पक्का नहीं कह सकता कोई। तो आपने पूरी लाइफ अपने हाथों से खत्म कर ली। तो ऐसे निर्णय बिल्कुल भी मत लो, और सोच समझ के निर्णय लो जीवन में। तो आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे, कंटिन्यू रहेगी हमारी बात। धन्यवाद।